सुगस जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में भी ऑलमोस्ट सारे बेसिस टूट चुके हैं और आज अपने फाइनल बेस के आसपास आकर के स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। लास्ट वीडियो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में जो हमने डिस्कस किया था, आपको ये लेवल्स देखने को मिलेंगे 17.90, उसके नीचे आता है 17.40 एंड देन 16.90। ये तीन फ्रीक्वेंट बेसिस हैं। इसके अलावा 19.60, 20.20, 19.20 ये सारे आपके रेस्ट्रिक्शंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जेपी एसोसिएट में हर एक लेवल को समझना, क्योंकि पिछले लगभग 7 से 8 महीनों पे अगर आप चार्ट यहां पर देखोगे, यह है चार्ट स्टॉक का। अगर आप पिछले कुछ 7-8 महीनों में देखोगे तो स्टॉक ये 3-4 महीने का चार्ट है, बट अगर आप इसके भी पहले 4 महीने देखोगे तो पिछले लगभग 8 महीनों से स्टॉक एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आज अपने दोनों बेसिस के बीच में, दो फाइनल बेसिस के बीच में आकर क्लोजिंग आई है। ये 16.80 से लेकर के आपका 17.40, ये आपके फाइनल कंसोलिडेशन बेसिस है। और आज के दिन की कैंडल है नीचे की टेल लंबी, ऊपर की टेल थोड़ी सी छोटी इन कंपैरिजन विद नीचे की टेल। तो हमें यहां पर चाहिए कंसोलिडेशन। जब भी आपके बेसिस के बीच में कंसोलिडेशन होता है, आपको जरूरत होती है किसी ना किसी पॉजिटिव न्यूज की। अदरवाइज क्या करता है स्टॉक अपने बेसिस पर कंसोलिडेट करके कोई न्यूज ना आने के चक्कर में साइडवेज ही चलता है, और जैसे ही किसी भी न्यूज का रिएक्शन आता है अकॉर्डिंगली अपने ऊपर के बेस को ब्रेकआउट करेगा। यहां पर नेगेटिव न्यूज है तो नीचे वाली बेस लाइन को ब्रेक डाउन कर देगा। तो 16.90 से लेकर के 17.40 ये दोनों लेवल्स आपके काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप 2000 इसके पहले का 4 महीने पहले का भी चार्ट देखोगे तो आपको यही दो लेवल्स नजर आएंगे। इसके अलावा 17.40 एक बार, दो बार, पिछले 3 महीनों में 2 बार ये आपका इंपॉर्टेंट बेस रहा है। और 16.90 से 17.40 ये आपका कंसोलिडेशन बेस है। अब न्यूज क्या हो सकती है जेपी पावर के लिए? एक चीज तो आप लोगों ने कई बार नोट करी है कि जब भी जेपी एसोसिएट से रिलेटेड एनसीएलटी में कुछ भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इन द सेंस कि कभी अडानी का नाम अगर आ जाए, पॉजिटिव तो यही चलता है कि अडानी का नाम अगर कभी भी आ जाए तो अचानक से जेपी पावर में भी तेजी आ जाती है। रिसेंटली जो जेपी पावर में रॉकेट देखने को मिला था शेयर, जो रिटर्न्स आपको मिले थे ये अडानी का नाम सुनते ही मिले थे। उसके बाद जैसे ही न्यूज फेड होना शुरू हुई, न्यूज दूर चले गई, तो स्टॉक में उस तरह से गिरावट भी आती गई, क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर होता है। एनसीएलटी, सीआईआरपी, ये सारे प्रोसेस लंबे जाते हैं, इनके रेजोल्यूशन प्लान्स लंबे होते हैं। लेकिन अब एनसीएलटी में क्या होता है, लास्ट हियरिंग में अडानी एंटरप्राइजेस का अप्रूवल आगे भेजा गया था, जिसकी नेक्स्ट हियरिंग है 9 जनवरी 2026 की। तो इस दिन क्या अपडेट आती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि आने वाले 10-12 दिन लगभग जेपी पावर के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्राइसिल ने कंपनी में रेटिंग दी थी 20 नवंबर की, ये अपडेट है। वैसे तो क्राइसिल ने रीअफर्म किया था जेपी पावर की रेटिंग को, और लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी को BBB स्टेबल की रेटिंग प्रोवाइड करी थी 5600 करोड़ की। अब ये BBB रेटिंग क्या होती है, एक बार इसको देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, सो BBB रेटिंग होती है मॉडरेट सेफ्टी, ऑल्दो डेट रीपेमेंट करने के लिए कंपनी की कैपेसिटी अच्छी रहती है। तो एक स्टेबल रेटिंग है कंपनी के लिए, बुरी नहीं है, अच्छी रेटिंग है। ठीक है, ये 20 नवंबर की अपडेट थी। उसके पहले 13 नवंबर को कंपनी ने आखिरी अपडेट जारी करा था। पीएमएलए एक्ट के अंडर कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मनोज गौर का अरेस्ट 13 नवंबर को ये अरेस्ट हुआ था, और ऑलमोस्ट इन 2 तारीखों से ही स्टॉक में आपको लगातार फॉल भी देखने को मिला है। और जो कंपनी का मेंशन यहां पर था, कंपनी ने इस अपडेट को क्लैरिफाई भी करा था और कहा था कि जो ये अरेस्ट किया गया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का ईडी के अंडर पीएमएलए एक्ट, इसका कंपनी के फाइनेंशियल्स पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। Alleged offense is not related to the company, there will be no impact। बिल्कुल ये सिमिलर क्लैरिफिकेशन कंपनी ने जून 2024 में दिया था जेपी पावर ने ही, जब जेपी एसोसिएट के ऊपर एनसीएलटी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी जून 2024 में। तब भी कंपनी ने ये सिमिलर स्टेटमेंट दिया था। इसके रिलेटेड चैनल पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जरूर देखना कि जेपी एसोसिएट और जेपी पावर में क्या डिफरेंसेस है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है विद एग्जांपल्स।
विद प्रॉपर लॉ एंड रेगुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। और ये पीएमएलए और ईडी आप इस समय रिलायंस पावर, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों में आप सुन ही रहे हो रेगुलर बेसिस पर, और जेपी एसोसिएट भी इन्हीं कंडीशन के अंदर पड़ा हुआ है। ऑलवेज जो मैटर था, जो अरेस्ट किया गया था, वो जेपी एसोसिएट और साथ में आपका दूसरी कंपनी जेपी इंफ्राटेक के अंडर था ये, ठीक है। अब आते हैं आपके कंपैरिजन पर। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड अगर आप कंपैरिजन करते हो इसका अडानी एनर्जी, टाटा पावर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन यानी कि पीजीसी, तीसरा आता है आपका अडानी पावर और एनटीपीसी, तो ये जेपी पावर बहुत फीका नजर आएगा। ऑफ कोर्स कंपनी का इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं है, बट स्टिल कंपैरिजन करना भी जरूरी है। नेट प्रॉफिट्स पर जेपी पावर काफी पीछे इन कंपनी से। ऑफ कोर्स इन कंपनीज के रिवेन्यूज भी काफी ज्यादा है, तो कंपैरिजन यहां पर प्रॉफिट्स पर कम ही रहेगा कंपनी का, ठीक है, बट बहुत पीछे है कंपनी जेपी पावर। प्राइस टू बुक रेशियो कंपनी का बहुत हाई है, हाई प्राइस टू बुक रेशियो। अगर आप कंपेयर करोगे इसको एसआरएम एनर्जी, जीवीके पावर, वीर एनर्जी, रिलायंस इंफ्रा जो कि अभी तो एमसीएलटी के अंदर है, और किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, इन कंपनीज के कंपैरिजन पर भी जेपी पावर का जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो बहुत ज्यादा हाई है। हायर प्राइस टू बुक रेशियो मतलब होता है कि कंपनी का पी रेशियो भी हाई है। देखो यहां पे हायर प्राइस टू बुक रेशियो का मतलब होता है कंपनी का पी रेशियो भी हाई है। इसका मतलब यह है कि कंपनी का ईपीएस लो है, और अगर कंपनी का ईपीएस लो है इसका मतलब यह है कि कंपनी का फाइनेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आरओई देख लेना एक बार यहां पर, तो आरओई कंपनी का बिल्कुल गायब है। आरओए भी कंपनी का काफी कम है अपने पीयर्स के अगेंस्ट में, आईएक्स, अडानी पावर, दानिश पावर एंड एपीएस इंडिया, ठीक है। अब जब बात आती है ईपीएस, प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो, यानी कि कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल्स में इश्यूज है, यानी कंपनी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है किसी खबरों पर। कोई खबर अच्छी आती है कंपनी पर तो कंपनी बढ़िया काम करती है, अदरवाइज कंपनी का ग्रोथ इतना स्टेबलाइज नहीं है। ऑल्दो सितंबर 2025 में कंपनी ने 17% का ग्रोथ दिया था और उसका इंपैक्ट मिला नहीं कुछ भी। स्टॉक पर बिल्कुल कंसोलिडेशन पर ही था स्टॉक, और जब अडानी का नाम आया तभी चढ़ा। मतलब कंपनी को अपने फाइनेंशियल से ज्यादा जरूरी है कोई खबर मिल जाए कंपनी पर तो उस पर कंपनी ज्यादा अच्छा रिएक्ट करती है। वेराज 2024 के अंदर कंपनी का ग्रोथ अच्छा था। दिसंबर 2023 से लेकर के 2024 मार्च और जून 2024 के अंदर कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ पर थी, और अगर उस समय आप कंपनी का चार्ट देखोगे यहां पर तो आपको स्टॉक पर उसका इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा था जब कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है। लेकिन जैसे ही कंपनी का ग्रोथ नेगेटिव आना शुरू हुआ आपको स्टॉक पर गिरावट भी देखने को मिली, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है। रेवेन्यू ग्रोथ से अगर हम उम्मीद भी रखें दिसंबर क्वार्टर से, तो कंपनी कैसा रिजल्ट दे रही है दिसंबर में एक बार देख लेते हैं। 2022 में कंपनी वीक रिजल्ट दे रही है, 2023 में भी वीक दे रही है। नहीं, 2023 में कंपनी का रेवेन्यू बहुत बड़ा था जिसकी वजह से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी का 82% का था, और 2024 में कंपनी का वीक परफॉर्मेंस था। तो उम्मीद करते हैं कि कंपनी की एक्सपेक्टेशन यहां पर क्या बन सकती है। अगर कंपनी का 17% ग्रोथ है पिछले क्वार्टर के अंदर, और हमको 17% ग्रोथ चाहिए होगा फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जब आप कंपेयर करोगे तो कंपनी का यह ग्रोथ 17% के ऊपर आना चाहिए, एटलीस्ट पॉजिटिव आना चाहिए। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी 1300 करोड़ के आसपास का अगर रेवेन्यू देती है, 1300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू अगर कंपनी दे देती है, तो तब जाकर के पॉसिबिलिटी कंपनी 17% को अचीव करे। तो ये ग्रोथ कंपनी का अगर 17 से ऊपर आता है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक पर तेजी देखने को मिले वापस से दिसंबर क्वार्टर के बाद में। 21.4 का एमएफआई है जो कि बुलिश है, 35.7 का आपका आरएसआई टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बुलिश है, और जो आपकी आज के दिन क्लोजिंग आई है वो बेसिस के बीच में है, ठीक है, इन दोनों ही ट्रेंड्स के बीच में जो अभी हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया। तो ये है कंडीशन इस समय जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड की। आज के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना, बहुत से इंफॉर्मेशन और अलग अलग टॉपिक्स चैनल पर आपको मिल जाएंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलते अगले वीडियो में।